बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूँकि ये जो मामला था, अब ये एक स्टेप आगे चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों को जो तलब किया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तीन शख्सियात को जो DG MI हैं, DG ISI हैं और सेक्रेटरी दिफा, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उस मुलाकात में चीफ जस्टिस ने कैसे उनको नो बोला, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने इस बात का जिक्र किया कि वो ओपन कोर्ट में भी आ सकते थे, उनको इस तरीके से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने भरी अदालत में इस बात का इतराफ़ किया कि मेरी कोशिशों की वजह से और मेरी इस्तदा और रिक्वेस्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने उनको भी कह दिया है कि हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मामला आइन का है। अहम तफसीलात हैं, अहम आज का फैसला सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेसिकली कल एक दरख्वास्त दायर की गई थी वजारत दिफा की जानिब से, और उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इंतखाबात एक ही तारीख को होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर हो गई 11:30 बजे के लिए। पहले ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, लेकिन फिर 2 बजे इसके ऊपर समाअत शुरू हुई। अटॉर्नी जनरल साहब भी मौजूद थे, शाह खावर एडवोकेट साहब भी अदालत में मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी अदालत में मौजूद थे, और उसमें इलेक्शन कमीशन की जो कल की रिपोर्ट आई थी वो भी नज़र आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो गुल खिलाए गए उस रिपोर्ट में, और उसका जिक्र भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज किया है। जबकि दूसरी जानिब जो मामला था वजारत दिफा की दरख्वास्त का, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजहार बरहमी भी किया कि वजारत दिफा ऐसे कैसे कोई इस्तदा कर सकती है। जैसे ही समाअत शुरू हुई, 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मुनीबुल हसन और मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब। समाअत शुरू हुई तो अदालत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आगाज़ पुरानी आयात की तिलावत से हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दुआ की कि मौला हमें हिम्मत दे कि सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें, जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। उन्होंने रिमार्क दिया कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, हुकूमत ने अपना एग्जेक्टिव काम पार्लिमान को दे दिया है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान को वजारत खजाना की रिपोर्ट पढ़ने की हदायत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत को कहा गया कि ज़िमनी ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, उसके बरअक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। जो सप्लीमेंट्री ग्रांट हमेशा वो होती है जो पहले इस्तेमाल होती है और बाद में मंजूरी ली जाती है, तभी तो उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं। तो अदालत ने कहा जब हमें कहा गया कि ज़िमनी ग्रांट हम पहले कर लेंगे और उसके बाद मामला अप्रूवल का मामला कर लेंगे बाद में, तो ये क्या हुआ कि ग्रांट इशू होने से पहले ये मामला पार्लियामेंट में चला गया, ये ऐसा क्या हुआ? इसके बरअक्स अदालत ने कहा कि मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है, या आम हालात में भी अगर कोई सप्लीमेंट्री जो ग्रांट देनी हो तो वो मामला भी पार्लियामेंट में जाता है, या सिर्फ इलेक्शन के लिए ये सारे का सारा जो मामला है वो गया है पार्लियामेंट में? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कायमा कमेटी ने अदालत को हदायत जारी की थी, कायमा कमेटी ने हुकूमत को हदायत जारी की थी। जस्टिस मुनीब ने कहा कि कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत होती है, हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कैसे रोका जा सकता है? अगर हुकूमत ग्रांट जारी करना चाहती थी तो कायमा कमेटी भी तो हुकूमत की होती है, अक्सरियती जो मेंबरान है हुकूमत के वही कायमा कमेटी में होते हैं, तो वो कैसे हुकूमत को रोक सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करें? वजीर आजम के पास असम्बली में अक्सरियत होनी चाहिए, माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजिम है। तो ये कैसे हो सकता है कि जब हुकूमत अक्सरियत में है, वो कायमा कमेटी में भी और पार्लियामेंट में भी, उसके बावजूद हुकूमत जो इंतखाबात के फंड्स है वो मंजूर नहीं करवा रही? तो उसका मतलब है कि इसमें तो नीयत में फतूर है, ये मामला फिर इतना सिंपल तो नहीं है। जस्ट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में मामला पहले मंजूरी के लिए भेजा गया था। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि जब आइन हुकूमत को अख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे मंजूर कर सकती है? जब आइन हुकूमत को ये अख्तियार देता है कि इस तरह के जो ग्रांट्स हैं वो हुकूमत ही उसको अप्रूव कर सकती है, उसको मंजूर कर सकती है, तो फिर ये मामला पार्लियामेंट को या पार्लियामेंट की करारदाद को कैसे देखा जा सकता है? सबसे पहले तो आइन है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाद में ग्रांट की मंजूरी लेने में खतरा था, इस वजह से हमने बेहतर समझा कि जो ग्रांट है उसको पहले मंजूर करवा लें। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि क्या बजट के वक्त हुकूमत की अक्सरियत नहीं होती? जो बात अब आप कह रहे हैं वो मशकूक लग रही है, क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई है? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि साल 2013 में कटौती की करारदादें मंजूर हुई थी,
تو موجودہ کیس میں گرانٹ جاری کرنے سے پہلے منظوری لینے کا کے لیے وقت موجود تھا۔ جسٹس منیب نے کہا کہ وزارت خزانہ کی ٹیم نے بار بار بتایا کہ ضمنی گرانٹ کی منظوری بعد میں لی جاتی ہے، اس لیے وزارت خارجہ نے آئین کے آرٹیکل منیب اختر کی جانب سے کہا گیا کہ وزارت خزانہ کی ٹیم نے بار بار بتایا کہ ضمنی گرانٹ کی منظوری بعد میں لی جاتی ہے، اس کے لیے وزارت خزانہ نے آئین کے آرٹیکل 84 کا حوالہ دیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ قومی اسمبلی اس معاملے میں قرارداد منظور کر چکی ہے۔ جسٹس منیب نے دریافت کیا کہ کیا قرارداد کی منظوری کے وقت گرانٹ منظوری کے لیے پیش کی گئی تھی؟ وفاقی حکومت کی گرانٹ اسمبلی کیسے مسترد کر سکتی ہے؟ کیا آپ کو سپلیمنٹری بجٹ مسترد ہونے کے نتائج کا علم ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ گرانٹ منظوری کا اصل اختیار پارلیمنٹ کو ہے، اسمبلی پہلے قرارداد کے ذریعے اپنی رائے دے چکی تھی، گرانٹ جاری ہونے کے بعد منظوری نہ ملے تو اخراجات غیر آئینی ہوتے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو کیا ضمنی گرانٹ منظور نہیں کروا سکتی تھی؟ وزیر اعظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہونا لازمی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، معاملہ بہت سنجیدہ ہے اور اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمارا نقطہ نظر سمجھ چکے ہیں، انتظامی امور قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کی کوئی مثال نہیں ملتی، انتخابی اخراجات ضروری نوعیت کے ہوتے ہیں، غیر اہم نہیں ہوتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت کا گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ اسمبلی کے وجود کے خلاف ہے، توقع ہے کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی، حکومت فیصلہ کرے یا اسمبلی کو واپس بھجوائے اس کا جواب دے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں کہ اگر حکومت اپنی گرانٹ نہیں منظور کروا سکتی تو اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، شہباز شریف کے پاس یا حکومت کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے جو اپنی گرانٹ نہیں منظور کروا سکتی، جو سپلیمنٹری بجٹ جو حکومت منظور نہیں کروا سکتی وہ حکومت قائم کیسے رہ سکتی ہے؟ بہت بڑا یہ انہوں نے بلنڈر کیے ہیں، اتنے بلنڈر کیے ہیں کہ یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھے ہیں۔ کہ جسٹس نے کہا کہ جو سپلیمنٹری گرانٹ منظور نہیں کروا سکتی کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس اکثریت ہے؟ چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن پہلے کہتا تھا کہ اکتوبر تک الیکشن نہیں ہو سکتے، کمیشن نے ایک ساتھ الیکشن کرانے کا بھی کہا ہے، اس بات پر بھی کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی آبزرویشن کی بنیاد سیکیورٹی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ملک میں دہشت گردی 1992 سے جاری ہے، لیکن 1987، 91، 2002، 2008، 2013 اور 2018 میں الیکشن ہوئے، سیکیورٹی کے مسائل ان انتخابات میں بھی تھے۔ 2008 میں تو حالات بہت کشیدہ تھے کیونکہ 2007 میں بینظیر بھٹو شہید ہوئی اور 2013 میں دہشت گردی بھی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب ایسا کیا منفرد خطرہ ہے جو الیکشن نہیں ہو سکتے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ پہلے ایک ساتھ تمام سیکیورٹی فورسز نے فرائض سر انجام دیے تھے، اب 2 صوبوں میں الیکشن الگ ہوں گے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ وزارت دفاع نے ابھی اندازہ ہی لگایا ہے، حکومت اندازوں پر نہیں چل سکتی۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق حکومت سے دوبارہ جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے متنبع کیا کہ فنڈز فراہم نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج آ سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ آپریشنز میں متعین کردہ ٹارگٹ حاصل کرنے کی پوری کوشش ہے، کسی کو توقع نہیں تھی کہ اسمبلیاں پہلے تحلیل ہو جائیں گی۔ جسٹس منیب نے ریمارک کیا کہ گزشتہ سال ایک حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، عدالت نوٹس نہ لیتی تو قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی تھی، صوبائی اسمبلی کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلیوں کے انتخابات بھی ہونے ہی تھے، آئین میں اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کا وقت مقرر ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک کیا کہ برطانیہ میں جنگ کے دوران بر وقت انتخابات ہوئے تھے، بم دھماکوں کے دوران بھی برطانیہ میں انتخابات ہوتے تھے، عدالت کو کہاں اختیار ہے کہ الیکشن اگلے سال کروانے کا کہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کا کام بیرونی خطرات سے نمٹنا ہے، سال 2001 سے سیکیورٹی ادارے بارڈرز پر مصروف ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فنڈز اور سیکیورٹی ملنے پر انتخابات کرانے کا کہا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہم آگے بڑھیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، فنڈز کے حوالے سے عدالتی حکم ایک دوسرے ادارے کو بھیجا جا رہا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جائیں گے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ فوج نے انتخابات کے مقررہ وقت کے بعد مطابق آپریشن شروع کیے تھے۔ جسٹس منیب نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 245 کے تحت فوج سول حکومت کی مدد کو آتی ہے، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 245 کے تحت بنیادی حقوق معطل ہوتے ہیں۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ کیا 2018 کے انتخابات میں بنیادی حقوق معطل تھے جب تب فوج کو بلایا تھا؟ وفاقی حکومت آرٹیکل 245 کا اختیار کیوں استعمال نہیں کر رہی؟ کیا آئین بالادست نہیں ہے؟ انہوں نے ریمارک دی کہ افواج نے ملک کے لیے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، افواج پاکستان کا تو سب کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 27 مارچ کو عدالتی کارروائی شروع ہوئی، 4 اپریل کو فیصلہ آیا، پہلے 4-3 کا معاملہ تھا، پھر فل کورٹ کا بائیکاٹ ہوا، لیکن کسی نے سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں اٹھایا۔ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ میری درخواست پر ڈی جی ملٹری آپریشنز نے بریفنگ دی، جس پر چیف جسٹس نے کہا ڈی جی ISI اور سیکرٹری دفاع بھی ساتھ موجود تھے، کھل کر بات کی۔
चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि मुलाकात में अफसरान को बताया था कि दौरान समाअत ये मामला नहीं उठाया गया, सबको बताया कि फैसला हो चुका है, आप पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरखास्तें फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं है। अदालत ने कहा कि कल तक जो इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम इंतखाबात के लिए तैयार है, अब वो कैसे कह सकता है कि जी हम इंतखाबात नहीं करवा सकते, या जो मामलात हैं फंड्स के या सिक्योरिटी के, अब उस पर इतराज़ कैसे उठाया जा सकता है? ऐसा क्या हो गया है कि कल तक वो कहते थे हमें सिक्योरिटी मिल जाए, फंड्स मिल जाए, हम इंतखाबात करवाएंगे, अब वो कोई और कहानी सुना रहे हैं? तो उनका मामला भी हम देखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे, अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी, इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने, कि वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिल समाअत है। अब एक बात तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत है उसमें एक बात क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया कि जी जो मामलात हैं कि उसमें कौन कौन चाहता है, सिर्फ पीडीएम नहीं, हमारे इदारे भी चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो इंतखाबात वो अक्टूबर में हों और एक साथ हों, और इस बुनियाद पर फिर इलेक्शन कमीशन ने अगले दिन ही जब वहाँ से मुलाकात नाकाम हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से 18 सफ़ात का जवाब दे दिया और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि सियासी जमातें, अटॉर्नी जनरल ने एक शोशा छोड़ दिया जी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और सिराजुल हक मुज़ाकरात करवा रहा है, पीटीआई ने भी 3 रुकनी कमेटी बना दी है, तो ये जो कमेटी है वो देख रही है। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद सुना एक वजीर अनसनाउल्लाह की बात कि वो तो कह रहे हैं जी कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर कैसे मान लिया जाए? चीफ जस्टिस ने कहा मैंने खुद सुना है, टीवी चैनल पर एक वजीर कह रहा था, तो फिर कैसे जो है वो आप मुज़ाकरात की बात कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मुज़ाकरात की बातें हैं, हम चाहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, हम चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात पे नहीं आते, हम इंतजार नहीं कर सकते, आगे 5 दिन छुट्टियां हैं ईद की, हम सिर्फ इसी वजह से नहीं बैठे रहेंगे कि मुज़ाकरात। अदालत ने कहा कि हम इस मामले पर तमाम सियासी जमातों को बुला लेते हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं, अगर तो मुज़ाकरात की कोई बात समझ आती है ठीक है, नहीं तो हम अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे, और अगर मुज़ाकरात डिले की तरफ जाते हैं तो 14 मई को इलेक्शन करवाने के लिए हम अपने फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करवाएंगे। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने वो अदालत में थे, मौजूद थे, तो उन्होंने सवाल पूछा, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, तो फैसल चौधरी ने कहा इस हवाले से तो मैं क़यादत से पूछ के ही अदालत को कुछ बता सकता हूँ। तो अदालत ने कहा कि पार्टी क़यादत से हदायत लेकर अदालत को आगाह करें, मुमकिन है अदालत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को ही तलब कर ले। फैसल चौधरी ने कहा कि वज़ीर दाखिला हर घंटे बाद अदालत को धमकियां देता है, वो कहता है इलेक्शन नहीं होंगे, वज़ीर दाखिला कहता है कि जो मर्जी कर ले, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। तो अदालत ने कहा कि सियासी इत्तेफाक ना हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज करवाएंगे। चीफ जस्टिस जो है वो चट्टान की तरह डट चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने उनको भी कहा था, जो 3 शख्सियात आई थी, कि बेहतर होता आप ओपन कोर्ट में आके बात करते, इस तरीके से अटॉर्नी जनरल की सिफारिश करवा के आप मुझसे मुलाकात करने के लिए रिपोर्ट देने ना आते। बहरहाल अदालत ने कहा कि सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों की सीनियर क़यादत को कल 11:30 बजे तलब कर लिया, कल ही फैसला होगा। मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल ना हुआ तो अदालत अपने हुक्म पर अमल करवाएगी, सियासी जमातें अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें और कार्रवाई का हिस्सा बने, कल फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है और अटॉर्नी जनरल को भी बता दिया है कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, ये बात जाके बता देना कि आपने ये जो ब्लंडर किया है ये आपके गले पड़ जाएगा, आप दोबारा उनको कहें, दोबारा रिपोर्ट लेकर आए। मामला दिलचस्प हो गया है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।